राधे राधे। देखते हैं चैप्टर 7 परंपरा का मूल्यांकन क्लास 10th। बुक पढ़ लिया होगा ना। सो क्या है तो ढूंढेगा कैसे आँख क्या है। राधे राधे। सातवां चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन और लेखक है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 उन्नाव। उन्नाव है यूपी में। उन्नाव जिला के ऊंच गांव सानी में। कहाँ हुआ था जन्म? तो ऊंच गांव सानी में हुआ था। कब? 10 अक्टूबर 1912। मृत्यु हुआ 30 मई 2000 ईस्वी। इन्होंने अंग्रेजी विषय में लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। एमए के बाद क्या किए थे? पीएचडी। इन्होंने कुछ समय तक कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी हिंदी विद्यापीठ आगरा के निदेशक पद को सुशोभित किया। मतलब अ, ये जो आगरा का विद्यापीठ है इसमें निदेशक रहे। रचनाएं क्या क्या लिखे हैं? निराला की साहित्य साधना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी और मार्क्सवाद, इतिहास दर्शन, घर की बात आदि ये लिखे हुए हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ परंपरा का मूल्यांकन मूल्यांकन इसी नाम की पुस्तक से संकलित है। मतलब परंपरा का मूल्यांकन से ही संकलित है। इसमें लेखक ने समाज, साहित्य और परंपरा के संबंधों में इस सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक मीमांसा पर विचार किया है। यह निबंध परंपरा के ज्ञान, समझ और मूल्यांकन का विवेक जगाता है। साहित्य की सामाजिक विकास में क्रांतिकारी भूमिका भी स्पष्ट करता चलता है। पहले तो ये देखेंगे निबंध है। अतः यह निबंध नई पीढ़ी में परंपरा और आधुनिकता को युग के अनुकूल नई समझ विकसित करने में सराहनीय सहयोग करता है। ये हुआ पाठ परिचय। इसका सारांश देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रस्तुत पाठ परंपरा का मूल्यांकन ख्याति प्राप्त आलोचक आलोचक है, ये दूसरे की आलोचना कर रहे हैं या कविता के माध्यम से। आलोचक रामविलास शर्मा द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने प्रगतिशील रचनाओं के विषय में अपना विचार प्रकट किया है। लेखक का मानना है कि क्रांतिकारी साहित्य रचना करने वालों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि साहित्य परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है और साहित्य की धारा बदली जा सकती है तथा नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। मनुष्य आर्थिक जीवन के अलावा एक प्राणी के रूप में भी जीवन व्यतीत करता है। साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है। साहित्य में विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे जैसे समाज का विकास होता है वैसे वैसे साहित्य का भी विकास होता है। व्यवहार में देखा जाता है कि 19वीं तथा 20वीं सदी के कवि क्या भारत के, क्या यूरोप के, क्या तमाम कवि ने अपने पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं का मनन करते हैं, उनसे सीखते हैं और नई परंपराओं को जन्म देते हैं।
दूसरों को नकल करके लिखा गया साहित्य अधम कोटि का होता है और संस्कृति असमर्थता का सूचक होता है, लेकिन उत्तम कोटि साहित्य दूसरी भाषा में अनुवाद किए जाने पर अपना कलात्मक सौंदर्य खो देता है। तात्पर्य यह है कि ऐसे साहित्य की कला की आवृत्ति नहीं हो सकती जैसे अमेरिका अथवा रूस ने एटम बम बनाए, लेकिन शेक्सपियर के नाटकों जैसी चीज दोबारा लेखन इंग्लैंड में भी नहीं हुआ। 19वीं सदी में शेली तथा वायरन ने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को एकात्मकता की पहचान करने में सहयोग किया था। भारतीयों ने भी अपनी स्वाधीनता संग्राम के दौरान इस एकात्मक को पहचाना। मानव समाज बदलता है और अपनी अस्मिता कायम रखता है, क्योंकि जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करता है, साहित्य परंपरा के ज्ञान के कारण ही पूर्वी एवं पश्चिमी बंगाल के लोग संस्कृति रूप से एक है। कोई भी देश बहुजातीय तथा बहुभाषी होने के बावजूद जब उस देश पर कोई मुसीबत आती है तो उस समय वह राष्ट्रीय अस्मिता समर्थ प्रेरक बनकर लोगों को मुसीबत से लड़ने में सहयोग करती है। जैसे हिटलर के आक्रमण के समय रूसी जाति ने बार बार अपने साहित्य परंपरा का स्मरण किया। टॉल्स्टॉय सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले साहित्य के महान साहित्यकार हैं, तो रूसी जाति के अस्मिता को सुदृढ़ एवं पुष्ट करने वाले साहित्यकार भी हैं। 1917 ईस्वी के रूसी क्रांति के पहले वहाँ रूसी तथा गैर रूसी थे, किंतु इस क्रांति के बाद रूसी तथा गैर रूसी जातियों के संबंधों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और सभी जातियां एक हो गई। 1917 की क्रांति के पहले वह रूसी और गैर रूसी थे, लेकिन 1917 के क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों का संबंध बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और सभी जाति एक हो गई। फिर भी जातियों का मिला जुला इतिहास जैसे भारत का है वैसे ही सोवियत संघ का नहीं है। यूरोप के लोग यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन यूरोप कभी राष्ट्र नहीं बना। राष्ट्रीयता की दृष्टि से भारत ही एक ऐसा देश है जहां राष्ट्रीय एक जाति द्वारा दूसरी जाति पर थोपी नहीं गई, बल्कि वह संस्कृति तथा इतिहास की देन है। इन संस्कृति के निर्माण में देश के कवियों का महान योगदान है। रामायण एवं महाभारत इस देश के संस्कृति की एक कड़ी है, जिसके बिना भारतीय साहित्य की एकता भंग हो जाएगी। लेखक का तर्क है, यदि जारशाही रूस समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर नवीन राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित हो सकता है, तो भारत में समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर यहाँ की राष्ट्रीय अस्मिता पहले से कितना पुष्ट होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। अतः समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का अपवाह होता है। देश के साधनों का समुचित उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही होता है। देश की निरक्षर निर्धर जनता जब साक्षर होगी तो वह रामायण तथा महाभारत का ही अध्ययन नहीं करेगी, अपितु उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत की कविताएं तथा दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत की कविताएं बड़े चाव से पढ़ेंगे। तब पढ़ेंगे जब वह क्या होंगे, शिक्षित होंगे तब। दोनों में बड़े पैमाने पर संस्कृति आदान प्रदान होगा। तब अंग्रेजी भाषा प्रभुत्व जमाने की भाषा न होकर ज्ञान अर्जन की भाषा होगी। हम अंग्रेजी ही नहीं, यूरोप की अनेक भाषाओं का अध्ययन करेंगे। एशिया के भाषाओं के साहित्य से हमारा गहरा परिचय होगा। अब मानव
संस्कृति की विशाल धारा में भारतीय साहित्य की गौरवशाली परंपरा का नवीन योगदान होगा। देखो क्वेश्चन बुक में भी यही है क्या? साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीनता क्यों होती है? तो लिखेंगे कि साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन इसलिए होती है, स्वाधीन मतलब किसी पे अधीन नहीं, स्वतंत्र है, क्योंकि यह मनुष्य और परिस्थितियों के द्वंद्वात्मक संबंध पर निर्भर करता है, किसी एक पर नहीं। दूसरा है कि लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए? तो लेखक के अनुसार आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। तीसरा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों? 1915, 15 16, 2014। उत्तर, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य का परंपरा का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि साहित्य की परंपरा से प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होता है, जिससे साहित्य की धारा को मोड़कर नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। इस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता और इस प्रसंग के में लेखक के विचारों पर प्रकाश डाले। लेखक के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में शक्तिशाली अवयव होता है। देश के साधनों का सबसे बड़ा अच्छा उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। अनेक छोटे बड़े राष्ट्र समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद पहले के अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो गए। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। वास्तव में समाजवाद हमारा राष्ट्रीय आवश्यकता है। ऐसे लिख सकते हैं, एक दो बार देख लेंगे। परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है? लेखक के अनुसार परंपरा का मूल्यांकन में साहित्य का वर्गीय आधार ज्ञान महत्वपूर्ण है। इसका मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य के मूल्य निर्धारित करते हैं जो शोषक वर्गों के विरुद्ध जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। इसके साथ हम उस साहित्य पर ध्यान देते हैं जिसकी रचना आधार शोषित जनता का श्रम है। परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है? ये बुक का एक क्वेश्चन है। लेखक के अनुसार परंपरा का मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का ज्ञान महत्वपूर्ण है। इसका मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं। पिछला क्वेश्चन 4 नंबर भी सेम ही था। जो शोषक वर्गों के विरुद्ध जनता के हितों में प्रतिबिंबित करता है। इसके साथ हम साहित्य पर ध्यान देते हैं जिसकी रचना आधार शोषित जनता का श्रम है। तो 4 नंबर 5 नंबर दोनों क्वेश्चन सेम ही है। यहाँ पे 4 नंबर, अच्छा 5 5 दो बार कर दिया। 6 नंबर देखें, साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है और इस संबंध में लेखक का राय स्पष्ट करते हैं। अस्थायी मतलब लंबे समय तक चलने वाला। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती है जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है। इस बात को बार बार कहने में कोई हानि नहीं है कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं, उसमें मनुष्य का इंद्रिया बोध, उसकी भावनाएं भी व्यंजित होती है। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुजातीय राष्ट्र
की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? तो इसको कैसे लिखेंगे? संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ की राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई, वह मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। इस देश की तरह अन्य जगह साहित्य परंपरा का मूल्यांकन महत्वपूर्ण नहीं है। अन्य देश की तुलना में इस राष्ट्र की सामाजिक विकास में कवियों की विशिष्ट भूमिका है। राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होते हैं? लेखक कहते हैं कि साहित्य के मूल्य राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक अस्थायी हैं। इसकी पुष्टि में अंग्रेजी कवि टेनिसन द्वारा लैटिन कवि वाजुल पर रचित उस कविता की चर्चा करते हैं जिसमें कहा गया कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देती है और हृदय को आनंदित कर देती है। भारत की बहुजातीय मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। कैसे? भारतीय सामाजिक विकास में व्यास और वाल्मीकि जैसे कवियों की विशेष भूमिका रही है। महाभारत और रामायण भारतीय साहित्य की एकता स्थापित करती है और इस देश के कवियों ने अनेक जाति अस्मिता के सहारे यहाँ की संस्कृति का निर्माण किया है। भारत में विभिन्न जातियों का मिला जुला इतिहास रहा है, समरसता स्थापित करना सिखाया है। यही भाव राष्ट्रीयता की जड़ को मजबूत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी है होते हैं कैसे? अच्छा, एक और चैनल है जिस पे हम एक ऐसे क्वेश्चन डाल रहे हैं जैसे प्रीवियस ईयर है ना, उस पर भी सर्च करके जो कभी फंसे तो उसको सर्च करोगे तो आ जाएगा। राजनीतिक मूल्यों में साहित्य मूल्य के अधिक अस्थायी है कैसे होता है? लेखक कहते हैं कि साहित्य के मूल्य राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक अस्थायी हैं। इसकी पुष्टि में अंग्रेजी कवि टेनिसन द्वारा लैटिन कवि वर्जिल पर रचित उस कविता की चर्चा करते हैं जिसमें कहा गया कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देती है और हृदय को आनंद कर विहल कर देती हैं। और ये एक लास्ट क्वेश्चन है, किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है और इस प्रसंग में लेखक के विचारों पर प्रकाश डाले। लेखक के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का अपव्यय होता है। देश की साधनों का सबसे अच्छा उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। अनेक छोटे बड़े समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो गए। भारत की राष्ट्रीय क्षमता पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। अब देखते हैं इसका एक और था ना नोट्स।